आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। 18 साल की एक लड़की का कत्ल होता है और एक भरा पूरा थाना जिसके अंदर 28 पुलिस वाले काम करते हैं, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड, यानी 28 के 28 पुलिस वाले। और ठीक उसी वक्त या उससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में उसी राज्य झारखंड की डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसआईटी की पूरी टीम कोर्ट के अंदर परेड में, क्योंकि जज साहब ने बुलाया। काम ही इन लोगों ने ऐसा किया था। 9 महीने से एक लड़की गायब थी, 9 महीने तक कुछ नहीं किया, और जब कोर्ट ने कहा कि इस केस को सुलझाओ, 48 घंटे में सुलझा दिया। इस कहानी का हर पहलू सुनने के बाद आप सिर्फ चौंकते जाएंगे कि पुलिस कैसे काम करती है। ये इसी बोकारो शहर, जिसकी आबादी करीब 25 लाख है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। इस बोकारो शहर में कुल 30 थाने हैं और उनमें से एक थाना है जिसका नाम है पिंडराजोरा। यही वो पिंडराजोरा थाना है जिसे आप देख रहे हैं, जिसके 28 पुलिस वाले एक साथ सस्पेंड हो गए। कुछ फ्रेम में आपको कुछ पुलिस वाले अब बैठे हुए दिखाई देंगे, जिनकी अब यहाँ पे बहाली की जा रही है। अभी 28 के 28 रिप्लेस नहीं हो पाए। थाना अभी थोड़ा सूना सूना है। इस थाने के अंदर है, जानते क्या क्या हुआ जिसकी वजह से इस पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा। 21 जुलाई 2025 यही वो तारीख थी जब 18 साल की पुष्पा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने गई थी और गायब हो गई। 21 की रात को ही पुष्पा की मां रेखा महतो इसी पिंडराजोरा थाने में आती है कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं जाओ, हम ढूंढेंगे, रिपोर्ट तक नहीं लिखते। 22-23 को भी वहां आती है और फिर कहती है कि देखिए, जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई एक पड़ोसी भी था, दिनेश महतो, वो भी गायब है, मुझे लगता है उसी ने गायब किया, आप उसे पकड़ो, पूछो, बता देगा। पुलिस वाले फिर आश्वासन देकर भगा देते हैं। 24 तारीख को पुलिस वालों को थोड़ा सा रहम आता है, कहते हैं एक रिपोर्ट लिख दो। माँ रिपोर्ट लिखाती है अपनी बेटी की किडनैपिंग की। इसके बाद पुलिस खामोश। फिर 11 दिन बीत जाते हैं, दबाव पड़ता है, तो पुलिस वाले कहते हैं चलो एफआईआर लिख लेते हैं। पुष्पा की किडनैपिंग की एफआईआर लिखी। अब उसी दिनेश महतो को बुलाया गया और पुलिस ने पूछताछ की और बोला तुम जाओ, घर जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। मां बाप कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं किया। अब दिनेश महतो ने क्या किया? इन पुलिस वालों की कमजोर कड़ी को जानता था। जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, पूछताछ किया, तो बोला मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे तंग मत करो, ये बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। इसके बाद पुलिस वालों ने पैसे मांगे। दिनेश ने पैसे दिए। उन्होंने कहा शराब पिलाओ। कई दिन तक दिनेश इसी पुलिस थाने में, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, पिंडराजोरा थाना, शराब लेकर जाता, कई बोतल। 28 पुलिस वाले थे, कम से कम अलग अलग शिफ्ट में भी करें तो एक वक्त में 12-15 तो होते ही, और उनके साथ उसी थाने में बैठकर शराब पीता। सोचिए, एक आरोपी कातिल जिसे पता है उसने कत्ल कर दिया है और जिसे पता है उस कत्ल के लिए उसके साथ पूछताछ की जा रही है, और उसी कत्ल का आरोपी उसी थाने में बैठकर उन्हीं पुलिस वालों के साथ शराब पी रहा, पार्टी कर रहा, उनको पैसे दे रहा। हमारे एक रिपोर्टर ने बताया कि वहां के कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड उसने बात की। हमारे जो बोकारो में है इस वक्त, संजय कुमार, एक मुंशी ने बताया कि जब मां और बाप लगातार आ रहे थे कि पुष्पा कहां गुम है, कहां गायब है, तो पूछा कि अच्छा ये बता तूने कुछ किया है, क्योंकि पैसे भी दे रहा है, शराब भी पिला रहा है। तब कहते हैं एक दिन शराब के नशे में उसने कह दिया था कि मैंने पुष्पा को मार दिया। तो उसने कहा कैसे मारा? उसने कहा चाकू से। उसने कहा कहां है लाश? उसे बताया कि मैंने एक जगह पे फेंक दिया। उस पुलिस वाले का फर्ज था कि उसको उसी वक्त पकड़ते और क्राइम सीन पर ले जाते, लाश को बरामद करके दिखाते। ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूछा अच्छा जिस चाकू से मारा वो कहां? उसने कहा मैंने वो भी फेंक दिया। उल्टे वो पुलिस वाला उसे सलाह देता है कि तू एक काम कर, जहां लाश दफनाई है वहां जाकर देख कर आ। क्राइम सीन खुल तो नहीं गया, लाश वही है नहीं है? तो कहता मैंने दफनाया थोड़ी है, मैंने तो झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। तो कहता तू पागल है, झाड़ी के पीछे फेंक दिया? इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। तो कहता देख कर आ, कहीं स्मेल आ रही है, क्या आ रही है, आसपास के गांव के लोग गुजरते हैं, पकड़ में आ जाएगा।
और चाकू जहां फेंका है उसको भी उस लाश से कहीं दूर ले जाकर फेंक दे। 8-10 दिन के बाद यही आरोपी कातिल यानी दिनेश महतो उसी क्राइम सीन पर दोबारा जाता है जहां उसने पुष्पा को मारकर फेंका था। वहां देखता है कि लाश से बदबू नहीं आ रही है। ये बात है 21 जुलाई की। उस वक्त मानसून का सीजन था, बारिश भी हो रही थी बीच बीच में। तो बारिश में अमूमन ऐसी बदबू तेज आती है, लेकिन नहीं आई। उसके बाद उसने चाकू वहां से उठाया और दूसरी जगह डंप कर दिया। पुलिस वाले उसे आइडिया दे रहे थे और वो चला आया। अब ये सोचिए कि एक झाड़ी के पीछे लाश पड़ी है और 9 महीने तक उस थाने को खबर भी नहीं। अब यहां दूसरा सवाल यह भी आता कि अगर ये आम रास्ता था, 20 गांव को जोड़ने वाला रास्ता था और इस गांव से लोग गुजरते थे, तब उनकी नजर लाश पर क्यों नहीं पड़ी? तो हमारे रिपोर्टर संजय कुमार ने गांव में जाकर यह भी पता करने की कोशिश की। तो एक और कहानी सामने आई। पता चला कुछ साल पहले इसी जगह पर जहां से पुष्पा की लाश मिली है, एक और लाश पड़ी हुई थी सबसे किनारे वाले गांव के पास। गांव वालों में से किसी की नजर पड़ी एक लाश, उन्होंने जाकर पुलिस को खबर कर दी, इसी पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन को। ये 2010 में ये पुलिस स्टेशन बना था। पुलिस वाले आए, देखा उन्होंने लाश है। उन्होंने पूछा किसने लाश देखी? गांव वालों ने बताया इसने देखी। अब वो बेचारा पुलिस की मदद कर रहा, लाश की खबर दे रहा। उल्टे पुलिस वालों ने उसको ही सस्पेक्ट मान लिया और फिर जो गांव वालों को तंग किया एक एक कर कि तुम बताओ कातिल कौन है। पता करना पुलिस का काम है, लेकिन उन्होंने गांव वालों पर चढ़ाई कर दी, बताओ। तो गांव वाले इतने डर गए उस वक्त की पुलिस की ज्यादती से कि फिर दोबारा उन्होंने तौबा कर लिया कि अगर कभी कोई लाश दिखेगी भी तो हम आंखें बंद कर लेंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने लाश देखी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि पिछला वाकया उन्हें याद था कि जैसे ही बताएंगे पुलिस इस केस में उनको ही उल्टा लपेट देगी। खैर ये चलता रहा। उधर माँ बाप परेशान रहे, दिनेश महतो उधर पुलिस स्टेशन में बैठकर पार्टी करता रहा, जिसको कि जेल में होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जिस पुलिस वाले को उसने बताया था कि मैंने उसको मार के फेंक दिया है, तो उसने कहा कि फिर तो हम तुझे पकड़ेंगे, तुझे छोड़े क्यों? तो उसने कहा हम पैसे देंगे। कहते हैं कि उसने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और इस थाने के पुलिस वालों को दिया। एक पुलिस वालों को तो उसने कहा कि मैं तुझे हर महीने, जिसको ये बताया था स्पेशल एक पुलिस अफसर, उसने कहा मैं तुझे हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। पैसों के आगे पूरा थाना बिक गया। पार्टी चलती रही, पैसे लेते रहे, पुष्पा का पता नहीं, माँ बाप परेशान। और धीरे धीरे हफ्ता महीना गुजरता गया। मार्च के महीने में, इस दौरान में माँ बाप इस थाने के चक्कर काट रहे थे। फिर जो एसपी हरविंदर सिंह हैं उनके पास दफ्तर गए, पर सभी ने सिर्फ ये कि जांच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसी का झुंझुना पकड़ाया और लौटाते रहे। फिर वो गांव के मुखिया के पास गए, फिर वो विधायक के पास गए, सभी ने मुंह मोड़ लिया। आखिरकार मार्च में किसी शरीफ इंसान ने सलाह दी कि आप चले जाओ, वहां की जो परिषद की, ग्राम परिषद की उपाध्यक्ष हैं बबीता देवी, उनसे जाकर मिलो। बबीता देवी से मिली, तब बबीता देवी उनको लेकर एसपी के दफ्तर गई, लेकिन एसपी साहब ने उनको भी झुंझुना थमा दिया आश्वासन का। उन्हें लग गया कि पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे। तब वो बबीता देवी ही थी जिसने कहा कि अब कोर्ट से इंसाफ मांगते हैं, कोर्ट ढूंढ कर लाएगी पुष्पा को। और तब वो मार्च के महीने में झारखंड हाई कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट आदेश देता है। 9 अप्रैल को पुरानी एसआईटी टीम खत्म, नई एसआईटी बनती है, 10 अप्रैल को टेक ओवर करती है और 11 अप्रैल को उसी दिनेश महतो को जाकर उठाती है एसआईटी की टीम और कहती है कि चलो। और उसके कुछ घंटे की ही पूछताछ में पुलिस ये कहती है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना जुर्म, उसी ने मारा है। उसके बाद वो उसे लेकर एक जंगल जाते हैं। अब ये जो जंगल में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस क्राइम सीन की है जहां पुलिस उस पुष्पा के कंकाल को ढूंढने के लिए आई है। अब जब पता चला तो बोकारो छोटा सा शहर, सारे मीडिया वालों को पता चला। अमूमन ऐसे क्राइम सीन पर पुलिस वाले भी मीडिया को अलाउ करते हैं, कैमरे को, कि देखो भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इवन आपको याद होगा ये श्रद्धा और वाले मामले में, यहाँ पे जब मेहरौली के जंगलों में तलाश हो रही थी, दिल्ली पुलिस जैसी फोर्स, मीडिया के कैमरे वैमरे सब थे। लेकिन यहाँ बोकारो पुलिस ये कहती है कि सारे मीडिया को दूर और क्राइम सीन को एकदम घेरे में लेकर, और कहती है कोई कैमरा अलाउड नहीं है। एक काम कीजिए, हम आप लोगों को अपने
जो कैमरे से शूट करेंगे, हम तो ड्रोन से भी कर रहे हैं, बेहतरीन पिक्चर आपको देंगे ड्रोन की और बेहतरीन वो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ शूट करने नहीं देंगे, मतलब इतनी प्राइवेसी रखी गई। उसके बाद शाम को सच में पुलिस ने अपना वादा किया, बेहतरीन ड्रोन के शॉट हैं जो आप देख रहे हैं, उसी जगह जहां से पुलिस का कहना है कंकाल मिल गए, और वो दिया भी। अब सवाल ये है कि फिर मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कि आप अपना काम करते, एक दूरी पर बनाकर मीडिया अपना काम कर रही होती, तो फिर ये पर्दादारी या फिर कुछ छुपाने की मंशा क्या थी, अभी तक तो पता नहीं, आगे बताऊंगा। तो ये चलता रहा। उसके बाद खैर कोर्ट की फटकार के बाद ये तो मिल गया। अब जब मिला तब पुलिस के ऊपर सवाल उठे और कहा गया वहां के लोकल मीडिया के जरिए कि ये जो पिंडरा जोरा थाना है, आपने इसके सिर्फ सीसीटीवी फुटेज को उठाकर देख लीजिए पिछले कुछ महीनों की, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब पुलिस ने उस थाने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में एक आरोपी कातिल उसी थाने के पुलिस वालों के साथ बैठकर शराब पीते हुए दिख रहा था, शराब लाते हुए दिख रहा था, जिसे कायदे से जेल में होना चाहिए था, पुलिस वालों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। जब ये चीजें हुई तो फिर एसपी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में कहा कि ये पूरा थाना सस्पेंड, जिसमें 28 पुलिस वाले हैं, 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाही। और ये प्रेस रिलीज उसी वक्त की, और इसी प्रेस रिलीज में ये देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ, मतलब ये मेरी तरफ से एलिगेशन नहीं है कि ये पैसे लेते थे, ये पार्टी करते थे। हाँ, शराब वाली लाइन हटा दी, लेकिन पार्टी वाली बात है। अब पुलिस स्टेशन क्या पार्टी करने के लिए जगह है? लेकिन खैर उन्होंने किया। अब कमाल देखिए कि ये 28 पुलिस वालों को तो हटा दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ यही जिम्मेदार थे? ये तो सब जूनियर रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही। डीएसपी एसआईटी टीम की अगुवाई कर रहे थे, डीएसपी का कुछ नहीं हुआ। खुद एसपी जो बोकारो शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर हैं, 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ, इनके थाने में पार्टी चल रही है, इनको कोई खबर ही नहीं, इस केस की खबर नहीं। एक लड़की गुम है, किडनैपिंग का केस है, लड़की के माँ बाप नाम बता रहे हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एक एसपी को ये पता नहीं तो फिर एसपी की कुर्सी पर रहने का भी हक नहीं है। इसके अलावा उस जोन के डीआईजी, फिर आईजी, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। तो सवाल है कि सिर्फ 28 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, जो बड़े अफसर हैं इनका क्या? तो फिर एक और खेल हुआ। अभी 17 अप्रैल को झारखंड सरकार की तरफ से एक रिलीज जारी की गई है, ये वही है। इसमें बहुत सारे सीनियर अफसरों के तबादले और पोस्टिंग अलग अलग किए गए। अब टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। इत्तेफाक से ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नए आदेश आए झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यहाँ के एसपी, आईजी, डीआईजी, इन तीनों का भी नाम है। अब सरकार कहने को कह सकती है कि एक रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, लेकिन फिर टाइमिंग वही, 28 पुलिस वाले सस्पेंड, पूरा थाना सस्पेंड, और उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर इस बोकारो शहर के टॉप जितने पुलिस अफसर हैं ये भी सस्पेंड। मतलब कहने को टर्म सस्पेंड नहीं है, ट्रांसफर है, सस्पेंड गलत शब्द है, ट्रांसफर क्योंकि आदेश है। लेकिन टाइमिंग को जोड़कर देखने वाले कह रहे हैं कि ये भी गाज इन लोगों पर इसी वजह से गिरी। तो एक केस ने कितने बड़े बड़े अफसरों को निपटा दिया, ये कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू इससे और भी खतरनाक है। पुष्पा के मां के वकील ने इसी झारखंड हाईकोर्ट में एक अर्जी दी। उन्होंने कहा कि हमें डाउट है कि जिस पुष्पा को 9 महीने तक ये पुलिस ढूंढ के नहीं लाई, हाईकोर्ट की एक फटकार के बाद 48 घंटे में अचानक कंकाल ले आई, हमें डाउट है कि ये कंकाल पुष्पा का है। उसकी वजह यह है, उनका कहना था कि ये पुष्प जो कंकाल है ये 3-4 साल पुराना दिख रहा है, जबकि पुष्पा की मौत 21 जुलाई की हो गई थी 2025, जो पुलिस का कहना है, यानी 9 महीने पहले। तो ये 9 महीने पुराना कंकाल नहीं लग रहा है। तब उन्होंने अपील की, कोर्ट ने इसे माना, और तभी कोर्ट ने, एक तो वैसे भी है कि डीएनए कराना है कि पुष्पा का है कि नहीं। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें झारखंड पुलिस पर इतना भरोसा नहीं है, तो झारखंड में डीएनए टेस्ट नहीं होगा। डीएनए टेस्ट होगा अब झारखंड की जो सीएफएसएल होता है ना, स्टेट का अपना, उन्होंने कहा एफएसएल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, सेंट्रल सीएफएसएल सॉरी, तो वहां होगा। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में। तो अब सीएफएसएल झारखंड के अंदर नहीं है, कोलकाता में है।
तो हाईकोर्ट ने कहा कोलकाता में कराइए। माँ बाप के सैंपल लिए गए और अब कोलकाता में भेज दिया गया। वो भी 4 दिन तक कंकाल रखने के बाद कोर्ट ने ही फटकार लगाई, तब डीएनए सैंपल भेजा गया कोलकाता। तो वकील का ये कहना है कि ये कंकाल पुराना है और डीएनए से पता चलेगा। जो वकील हैं इनके, मिस्टर विंसेंट मार्की, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप ये सुनिए। जो कंकाल बरामद हुआ है वो उस लड़की पुष्पा कुमारी का नहीं है। इसके पीछे हम रीजन भी देते हैं क्योंकि कंकाल का जो इमेजेस आई है मीडिया में या फिर बाहर जो आई, हमने कोर्ट में उसको पेश भी किया था। उस कंकाल को देखकर लगता है कि वो जो कंकाल है वो करीबन 3 से 4 साल पुराना है और इसकी मृत्यु जैसे ये लोग क्लेम कर रहे हैं 21 जुलाई को ही हो गई है। तो 7-8 महीने में कंकाल इतना पुराना नहीं दिख सकता। और दूसरा ये बात है कि कंकाल जिस एरिया में बरामद हुआ है वहाँ छोटी सी एक रास्ता था, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा लगा है। और ये बात बहुत ही कहने लायक होगी कि अगर वहाँ पे अगर कोई शव पड़ा हुआ है और किसी को भनक तक नहीं है, तो हमने ये बोल के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था कोर्ट में। कोर्ट ने इस बात को माना भी और फिर आज स्टेट से पूछा कोर्ट ने कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये कंकाल पुष्पा कुमारी का है। तो अभी एक नया मोड़ आ गया, नया ट्विस्ट इस केस में। अब 1% को मान लीजिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब जांच हुई, एक पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया। अब गलती से अगर ये कंकाल का डीएनए मैच नहीं करता है पुष्पा के माँ बाप से, तो क्या होगा? फिर तो ये होगा कि कोर्ट के डर से बोकारो पुलिस ने अचानक जो 9 महीने में काम नहीं कर पाई, 48 घंटे के अंदर एक कंकाल उठाया और कहा जी देखिए हमने सॉल्व कर दिया, अब आप गुस्सा मत होइए माँ बाप। लेकिन डीएनए तो राज खोल देगा। अब सवाल ये है कि क्या बोकारो पुलिस इतना बड़ा रिस्क लेगी, ऐसी बेवकूफ़ी करेगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन 1% को अगर कंकाल का डीएनए मैच नहीं किया तो क्या होगा? अभी तो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, वो भी जूनियर। तो फिर इस पे झारखंड हाईकोर्ट का रुख क्या होगा? फिर तो मुझे लगता है कई पुलिस वालों को जेल जाना पड़ेगा झूठा केस खोलने के लिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस डीएनए की रिपोर्ट के आने के बाद। और इस डीएनए की रिपोर्ट के साथ कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद सभी पुलिस ऑफिशियल को आने को कहा है, एसआईटी की टीम को आने को कहा और फिर से झारखंड की जो डीजीपी हैं उनको भी पेश रहने के लिए कहा है। तो 2 हफ्ते के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंकाल जो है ये किसका है। अब जहां तक ये है कि बोकारो पुलिस के हिसाब से दिनेश महतो ही कातिल और उसी ने मारा, तो फिर रीजन क्या था? तो जो कहानी सुनाई बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरविंदर सिंह जो एसपी हैं, अब नहीं है क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया, तो हम उन्हें एक्स एसपी ऑफ बोकारो कह सकते हैं, पूर्व एसपी। तो उनका कहना था कि 21 जुलाई को पुष्पा अपने घर से कॉलेज गई थी, 10 किलोमीटर दूर घर से, फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और फिर वो लौटी नहीं। पुलिस का कहना था कि पुष्पा की शादी उनके घर वालों ने तय कर दी थी। और इसी दौरान में अब जो दिनेश महतो है उसने ये कहा कि पुष्पा मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी और मैं उससे दूर भाग रहा था। अब यहां पे सवाल यह कि अगर पुष्पा की शादी तय हो चुकी थी तो फिर दिनेश पर वो दबाव डाल रही थी कि मुझसे शादी करे, या दिनेश उस पर दबाव डाल रहा था कि तुम वो शादी तोड़कर मुझसे शादी करो? इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो खैर मामला ये था कि दबाव डाल रहे थे। इसके बाद जो बकौल दिनेश ने पुलिस को बताया, जब वो फॉर्म लेने गई तो इसी दबाव की वजह से दिनेश परेशान था। वो कॉलेज तक पहुंच गया उसके पीछे पीछे, फिर उसने उसे बहाने से कहा तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। और उसी कॉलेज से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो झाड़ी है, जिसके बीच से 20 गांव के रास्ते भी गुजरते हैं, नेशनल हाईवे से 200 मीटर के नीचे उतरकर वो वहां पर ले गया। वहां से उसने उसे चाकू से मारा। मारने के बाद उसने उसकी लाश को झाड़ी के पीछे फेंक दिया और वापस चला गया। तो मोटिव ये बकौल पुलिस कि पुष्पा शादी करना चाहती थी और दबाव डाल रही थी उसके ऊपर, और दिनेश करना नहीं चाहता था और बस इसीलिए मार दिया। हालांकि इस कहानी में भी झोल इसलिए है कि पुष्पा की ऑलरेडी शादी तय हो चुकी थी और उसके घर वालों के हिसाब से वो खुशी खुशी शादी करने को तैयार थी। तो कौन किस पर दबाव डाल रहा था इस पर पुलिस भी क्लियर नहीं है। अभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि अभी हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पहलू आए
आप भी जानते हैं हाई कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे, बट ऑफ लेट जो है जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नजदीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो चाहे आईओ हो और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो ये मोटिव भी हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंकाल का क्या होगा। तो जैसे ही इस कंकाल की डीएनए रिपोर्ट आती है आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस केस में भी पता नहीं और क्या क्या नया ट्विस्ट सामने आया। लेकिन ये इस देश का एक अजीब केस बन गया जिसमें एक कत्ल ने एक पूरे थाने को सस्पेंड करा दिया। एसपी, आईजी, डीआईजी, ये सब चाहे रूटीन हो लेकिन ट्रांसफर के भी लपेटे में आ गए। और अभी भी कहानी का क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है कि जब तक कंकाल साबित नहीं हो जाए पुष्पा का है, इस केस में कुछ भी हो सकता है।